ये आज का जो सिंपोजियम है उसमें मुझे लगता है समय बहुत लगा, इसलिए आप थोड़े बोर हो गए हैं क्या? आपके काम का था, लेकिन फिर भी टाइम मुझे लगा कि ज्यादा लगा। तो कुछ लोग अभी भी यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग उधर भी खड़े हैं, पहले ज्यादा खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। पहले जो खड़े हैं ना, उनके लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद। बाकी तो बैठे हैं, लेकिन उधर भी खड़े हैं और इधर तो काफी संख्या में अभी भी खड़े हैं। बाकी लोग कहाँ गए? चाय पीने? उनको भी कहो कि आ जाओ भाई। अच्छा, एकदम पैक था वातावरण। और ये मुझे अभी हमारे जस्टिस मनमोहन जी बता रहे थे कि कभी कभी होता है, तो उसके लिए भी आपको धन्यवाद, जो सब आप आए। देखिए, 3 नए कानून और उस पे आपने ये सिंपोजियम रखा है। मैं बहुत बधाई देता हूं आयोजकों को और उसके लिए जो मंच पर उपस्थित हैं। ऑनरेबल जस्टिस, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट मनमोहन जी, हमारे राज्यसभा के सांसद अभी महेश जी को हवाई जहाज पकड़ना था इसलिए चले गए, लेकिन भाषण तो अच्छा दिया उन्होंने, ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं, अच्छा दिया, कीनोट एड्रेस था। हमारे मोहित माथुर साहब ने उसके बाद थोड़ा ऐसा लगा जैसे डिबेट लंबी चलेगी, लेकिन वो तो चले गए थे। लेकिन पॉइंट इनके भी अच्छे थे, उनके भी अच्छे थे। मैं कुछ इसमें से कुछ हमारे जो स्टाफ इसमें आया है जो लिख रहा है, क्योंकि हम जब भी कोई वर्कशॉप करते हैं, जो पॉइंट आते हैं तो हम ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। हमने अभी गुवाहाटी किया था वर्कशॉप, वहां भी हमने पॉइंट नोट किए हैं। हमने साउथ में भी एक वर्कशॉप किया, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से लागू होना है, तो अवेयरनेस तो फैलानी है, तो ये अवेयरनेस का ही पार्ट है। इसके लिए महेश जेठमलानी जी और मोहित माथुर साहब दोनों का धन्यवाद मैं करता हूं। मोहित माथुर साहब तो बैठे भी हैं, प्रेसिडेंट है दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। चेतन शर्मा जी ने धर्म को साथ में जोड़ करके अच्छा भाषण दिया, उनको भी धन्यवाद। शुभकामनाएं हमारी। धर्म से मतलब आचरण से मतलब है, इनका मतलब धर्म से अच्छा आचरण होना चाहिए, नैतिकता रहनी चाहिए जीवन में। ये सब बातें हैं जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के कई चीजें उन्होंने कही, जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है दिल्ली हाई कोर्ट के। हमारे मंच पर विक्रांत यादव साहब जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो भी बैठे हैं। सुरेंद्र कुमार जी गुप्ता जी, नीरज जी, हमारे हिमांशु पाठक, हमारे सुशील राजा जी और सुरेंद्र कुमार जी गुप्ता जी का मैंने नाम ले लिया। लेकिन जो संचालन कर रही है ये शायद हमारे राजेश मंगल की लड़की है क्या? है? हाँ, उसके लिए भी धन्यवाद भाई। ऋषि अच्छा संचालन कर रही है। एक और है संचालन, 2 कर रहे हैं भाई, है तन्वी निगम। हाँ, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, संचालन अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा संचालन उन्होंने किया दोनों ने। देखिए, मैं अब ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता कि आप काफी समय से बैठे हो, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे भी अभी क्यों ला रहे हो आप ऐसा। हम एक बार साउथ में गए तो उन्होंने कहा अभी क्यों ला रहे हो, तो ये आपके भी कोई लोग पूछते हैं क्या अभी क्यों ला रहे हो? अब तो ले आए अब तो ले आए, पार्लियामेंट से पास हो गया और 1 जुलाई से लागू भी होगा। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर के हमने सबके सुझाव लिए, जितने भी स्टेक होल्डर थे सबसे सुझाव लिए। हमारे सारे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं, पिंकी जी बैठे हैं, इनको सबको पता है, सबसे सुझाव लिए। आपसे भी लिए होंगे, हम पार्लियामेंट में एमपी हैं, हमसे भी लिए। अमित शाह जी का लेटर आया था कि अब आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को संशोधन करें, आपके कोई सुझाव हैं क्या? सभी स्टेक होल्डर्स को हमने सुझाव लिए, सुझाव लेकर के फिर इसकी बैठकें होती गई। और जब जिन्होंने भी लॉ कमीशन इंडिया से लेकर के जिसने भी सुझाव दिए उनको भी हमने सम्मिलित किया। बड़ी लंबी एक्सरसाइज हुई थी इसमें, ऐसा नहीं है। हमने हाई कोर्ट्स को भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट्स को भी लिखा, हमारे गृह मंत्रालय से और से इसमें काफी काम हुआ, लॉ मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन यही समय क्यों चुना, इसके लिए मुझे एक, चेतन शर्मा जी आप थोड़ा माफ करेंगे, मैं आपके एरिया में घुस रहा हूं, आप मुझे कह रहे थे कि आप अच्छा भाषण देते हैं, नहीं, मैं आपके धर्म के एरिया में घुस रहा हूं।
जैसे जज साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने अच्छा काम किया इन 4-5 सालों में, ऐसे ही एक धर्म की पार्लियामेंट हुई थी 1893 में, हुई थी ना शिकागो में, या नहीं हुई थी? हाँ, विवेकानंद जी तो गए थे, लेकिन वो धर्म पे ही थी कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, धर्म जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका नाम ही शायद अगर आप महसूस करोगे तो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट ऐसा ही था क्या? रिलीजन पे ही था सिस्टम। करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, मानवता का झगड़ा क्यों होना चाहिए, आदमी आदमी क्यों लड़े, इसी पे ही था सारा सिस्टम। अब जब वो 1893 में विवेकानंद जी बोले, वो क्या बोले वो तो आप जानो, लेकिन मैं एक दूसरा विषय ला रहा हूं कि ये विषय हम क्यों लाए अभी। 1895 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी का एक भाषण है। मिशिगन यूनिवर्सिटी भी अमेरिका में ही है, वो बाद में इंग्लैंड होते हुए फिर इंडिया आते हैं। जब वो बहुत बहुत अच्छा भाषण देते हैं तो उस समय प्रिंट मीडिया ही ये मीडिया का विषय रहता है। एक महिला पत्रकार उनसे एक प्रश्न करती है और बहुत कठिन प्रश्न होता है, स्वामी जी आपने लेक्चर तो बहुत अच्छा दिया, आपने अपने देश के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, लेकिन आपका देश आजाद कब होगा? तो ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन था ना उस समय, बहुत कठिन था। कब? 1895। तो स्वामी जी ने क्या किया कि स्वामी जी मेडिटेशन में बैठ गए थोड़ी 10-1 मिनट के लिए। तो उस महिला ने सोचा जब प्रश्न कठिन होता है तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं, तो वो चली गई। इतने में स्वामी जी उठते हैं, उन्होंने कहा भी जिस लेडी ने क्वेश्चन किया वो कहाँ है? बोला साहब वो तो रोड पे उधर जा रही है। बोला बुलाइए उसको। तो बुलाया स्वामी जी ने। बुलाने के बाद कहा कि क्या पूछा आपने, कि आपको सुनाई नहीं दिया था क्या? आपको तो अच्छी तरह सुनाई दिया था, आप बाद में शांत हो गए। बोला मैं शांत नहीं हुआ, मैं मेडिटेशन में गया था। तो फिर बताइए कब आपका देश आजाद होगा? तो स्वामी जी ने आंसर दिए, 3 आंसर दिए, एक नहीं दिया। उसने कहा मैंने एक ही पूछा। मैंने कहा, उन्होंने स्वामी जी ने कहा मैं 3 दूंगा। तो पहला क्या दिया? पहला दिया कि मेरे देश में और जो मेरे देश को शासन करने वाले लोग हैं उस देश में विदिन 50 ईयर ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि मेरा देश आजाद हो जाएगा। अब आप 1895 50 साल क्या हुआ? 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, इंग्लैंड में चुनाव हुआ, वर्ल्ड वॉर तो जीत गया चर्चिल, लेकिन चर्चिल चुनाव हार गया था, पता है ना आपको? ये उस समय की ब्रिटेन की बहुत बड़ी घटना है कि चर्चिल वर्ल्ड वॉर जीत जाता है लेकिन आम चुनाव हार जाता है, क्योंकि एटली जो चुनाव लड़ रहे थे लेबर पार्टी की ओर से, उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अगर मैं जीता तो मैं इंडिया को आजाद करूंगा। चर्चिल ने कहा मैं जीता तो मैं आजाद नहीं करूंगा। तो वहां के लोग परेशान थे कि भाई कि कहां इतनी दूर जाएंगे, हमारे वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत से लोग मर गए, जनसंख्या में भी कमी आ गई, पुरुष काफी कम हुए। तो बोला नहीं नहीं, ये एटली ठीक बोल रहा है। थोड़े से अंतर से चर्चिल हार गए चुनाव और एटली जीत गए। जीत गए तो उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने तो 45 में ही कहना शुरू कर दिया था। विवेकानंद जी ने कब कहा? 1895 और ब्रिटेन में 1945 से ही कहना शुरू कर दिया इंडिया को आजाद करना है, आजाद करना है, जल्दी करो। तो विवेकानंद जी की पहली भविष्यवाणी सही हुई या नहीं हुई? यस और नो तो बोलिए, सही हुई क्या? सही हुई। सेकंड की उन्होंने, तो सेकंड उन्होंने कहा मैंने पूछा नहीं। उन्होंने कहा पूछा तो नहीं है लेकिन मुझे दिखा है। तो लेडी थोड़ी इंटरेस्ट आया, बोला क्या है? कि कार्ल मार्क्स पैदा होता है, कार्ल मार्क्स जिसका मार्क्सिस्ट थॉट है, वो स्वामी जी कहते हैं 1816 में, 1816, उसके ठीक 100 साल बाद रशिया में रिवॉल्यूशन आएगा। तो वो महिला कहती नो 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 स्वामी जी, यहां आप झूठ बोल रहे,
पहला वाला भी आपका क्वेश्चन ठीक, आंसर ठीक नहीं है। 50 साल में कोई आजाद हो जाएगा इंडिया, मैं नहीं मानती। लेकिन ये आपका बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो उसने, स्वामी जी ने पूछा क्यों, कि इंडस्ट्रियल कंट्री जर्मनी है, रशिया में कोई क्रांति हो ही नहीं सकती। रशिया तो एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। लेकिन स्वामी जी ने कहा, मुझे लगता है और मुझे जो ध्यान में आया उस हिसाब से कह रहा हूं कि रशिया में ही क्रांति होगी, कार्ल मार्क्स के जन्म के ठीक 100 साल बाद। तो उसने कहा अच्छा। और फिर आगे बोला, आगे जो मुझे दिख रहा है कि इस क्रांति के ठीक 100 साल बाद जो थॉट कार्ल मार्क्स का चला है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आप चलो, 1816 कार्ल मार्क्स का जन्म, ठीक 100 साल बाद 1917 में, स्वामी जी तो 1895 में बोल रहे हैं भाई, ठीक 100 साल बाद 1917 में रशिया में क्रांति हुई या नहीं हुई, बताओ, हुई या नहीं हुई? यस ना, यस और नो तो बोलो, हुई, हुई। और 2017 ठीक 100 साल बाद आते आते जो थॉट था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा ना भाई, क्या नहीं हुआ है? हो रहा ना। तो स्वामी जी की 2 भविष्यवाणी सही हो गई, हुई या नहीं हुई। अब तीसरी और की उन्होंने, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कभी कभी कहते हैं ये कहां से आया, ये स्वामी विवेकानंद का ही थॉट है भाई। उन्होंने कहा सुनना, अब बोला क्या, 21वीं सदी भारत की होगी। वो लेडी बहुत शानदार पत्रकार होती है, वो कहती क्या स्वामी जी बात कर रहे हो, आप 19वीं सदी के लास्ट में बोल रहे हो, 20वीं सदी पूरी खा गए क्या, 20वीं सदी में क्या होगा? तो स्वामी जी ने कहा मुझे 20वीं सदी में कुछ नहीं पता चला, मुझे 21वीं सदी का ही पता चला। और 21वीं सदी में भी उन्होंने एक डिकेड बताया है स्वामी जी ने, 2020 से लेकर के 2030 जो डिकेड होगा 21वीं सदी का, ये सबसे महत्वपूर्ण डिकेड रहने वाला है। ये स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब स्वामी विवेकानंद की 2 भविष्यवाणी सही हो गई तो तीसरी सही क्यों नहीं होगी भाई, बताओ? तीसरी में कोई डाउट है क्या? तीसरी में कोई डाउट है क्या? पिंकी जी क्या कह रहे हैं, हो गई, वो भी सही होगी। अब इसमें बड़ा विषय रहता है कि सदी विषय क्या है। ये सदी कोई एजेंसी नहीं है इसको तय करने के लिए, ध्यान रखना। आपने सब्जेक्ट मेरे को दूसरा दे दिया, भाई मैं इसी में आ रहा हूं, मैं थोड़ा इसको आपको, ये सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपको ठीक लग रहा है कि तब तो आगे चलूं? मैं इसको थोड़ा सारांश में करूंगा। सदी तय हम नहीं करते हैं, ये राइटर्स क्लब, इंटेलेक्चुअल क्लब, ये लोग लेख लिखते रहते हैं। अब मैं पीछे ले जाऊं आपको, हम अभी 21वीं सदी में चल रहे हैं। सदी क्या होती है? सदी कॉन्टिनेंट की होती है, कोई एक कंट्री लीड करता है। तो अगर हम बात करें 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी यूरोप की थी, सबको पता है, और लीड किया इंग्लैंड ने, सही है ना भाई? कोई गलत तो नहीं है। और 20वीं सदी अमेरिका की थी और लीड किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। अब 21वीं सदी एशिया की होगी और भारत अगर लीड करे तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या? 4 देश कंपटीशन में हैं, ये जो स्टडी कर रहे हैं लोग एशिया के बीच, और सब हम नहीं कह रहे थी, वेस्टर्न जितने ये जो देश डिसाइड करने वाले हैं वो कहते हैं ये सदी एशिया की है। अब एशिया में 4 कंट्री जो कंपटीशन में है, एक है चाइना, एक है जापान, एक है इंडिया, और चौथा कौन है भाई? आपकी एक्सरसाइज के लिए कह रहा हूं मैं, कोई पूछ नहीं रहा हूं आपसे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि जो रशिया है वो 85% एशिया में है और 15% यूरोप में है, इसलिए इसको नाम है यूरेशिया। तो ये 4 देश कंपटीशन में है। तो रूस का तो अभी आपको चल नहीं रहा है, कोई झमेला चल रहा है, और कोई सदी होते तय होते टाइम लगता है। आप देखिए 20वीं सदी यूरोप की थी और इंग्लैंड ही लीड कर रहा था।
लेकिन जैसे ही नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम छोड़ने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि ऐसे तो ये जापान युद्ध जीत लेगा, सुप्रीमेसी कायम हो जाएगी, तो आपके पास अगर एटम बम आ गए तो आप छोड़ोगे? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं छोड़ दूंगा, सुप्रीमेसी कायम नहीं होने देंगे उनकी। तो छोड़ा। छोड़ने के बाद ये सारे लोग गए कि साहब इंग्लैंड युद्ध जीत गया इसलिए इंग्लैंड को ही लीड करने दो। बोला नो, अब तो सदी शिफ्ट हो गई, अब अमेरिका की सदी रहेगी और यूएस इसको लीड करेगा। कब? 1945। तो 45 तक यूरोप ही था और इंग्लैंड लीड कर रहा था। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप कौन से साल में चल रहे हैं? 2024। अभी टाइम है, अभी टाइम है। टेक्नोलॉजी में जापान आगे है, इसके कुछ पैरामीटर हैं भाई साहब, ये सदी ऐसे ही नहीं तय होती है, इसके पैरामीटर है। सपोज करो डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते, कुछ लोग कहते हैं चाइना बहुत आगे है, डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते 100 नंबर का पेपर आएगा तो इंडिया और चाइना का कंपटीशन होगा, तो 100 में से कितने नंबर इंडिया को मिलेंगे, चाइना को कितने मिलेंगे? इंडिया को तो 100 मिलेंगे ना, और चाइना को 0। ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया, ऐसे फैमिली आल्सो एक पैरामीटर। अभी चाइना तो उसी में उलझ रहा है, एक बच्चा रहना चाहिए, 2 बच्चा रहना चाहिए, इसी में उलझ रहा है भाई। और कोविड के समय जो भारत की फैमिली ने ताकत दिखाई, पूरे संसार में भारत की फैमिली की ताकत, फैमिली हमारी ताकत है। फैमिली, फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी, कहीं कोई संकट आ जाए तो वो देश मदद करता कि नहीं करता। आजकल यमन से भी नागरिक फंस गए दूसरे देशों के, तो भारत छुड़ा के लाता कि नहीं लाता? बताओ। ये उसके वर्ल्ड लीडर बनने के पैरामीटर हैं, जिसकी तरफ भारत आगे बढ़ गया है। इसलिए चारों देशों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सदी एशिया की हो और भारत लीड करे, तो क्या पुराने कानून जरूरी है क्या इस समय? जरूरी है क्या? यस, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल किले की प्राचीर से, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय। इसलिए कोई आपको पूछे अभी क्यों ला रहे हो, इसलिए जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? आपके आया क्या? तो जोरदार ताली बजा दो। आया स्वामी विवेकानंद जी। अब ये एक्ट में क्या बदलाव हुआ, कौन से सेक्शन किधर आ गए, ये सब देखिए। अंग्रेजों को तो दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लाए। मोदी जी को न्याय देना है, इसलिए न्याय संहिता लाई। ये फर्क है। अगर आप इसकी हिस्ट्री जानोगे तो 1757 बहुत महत्वपूर्ण ईयर है भारत के इतिहास के लिए। प्लासी का युद्ध, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रेवेन्यू राइट्स मिले। ये बहुत बड़ा इवेंट था, और ईस्ट इंडिया कंपनी घुस गई राज करने के लिए भारत में। लेकिन 1858 में ठीक 100 साल बाद क्या हुआ? ठीक 100 साल बाद क्या हुआ? कानून ही उसमें, देखिए कानून बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारतीय इतिहास के विकास में, जूरिस्प्रूडेंस के डेवलपमेंट में, सोसाइटी में भी। एक ऐसा कानून लेके आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी कि अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो राजा गोद नहीं ले सकता। राजाओं को लगा अरे हमारी तो संतान नहीं है, हमारा राज्य तो ये ले लेंगे अंग्रेज। तो उस कानून के खिलाफ आंदोलन था। अंग्रेजों ने उन्होंने गदर कह दिया, वो कह दिया, लेकिन वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। ठीक 100 साल बाद। और जैसे ये आया 1857 वाला, 1757, ठीक 100 साल बाद 1857, तो 1858 में एक्ट आना शुरू हुआ, कोडिफिकेशन। हमें राज करना है, लंबे समय तक भारत को राज करना है। तो मैकाले और सब ये आयरिश पेनल कोड था। कोई दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, आयरिश पेनल कोड को इंडियन पेनल कोड कर दिया। कोडिफिकेशन करना था, जल्दी जल्दी में करो भाई, और हम उसको ढोरे थे। ठीक कहा हमारे जस्टिस मनमोहन जी ने कि हमने 1562 कानून समाप्त कर दिए जो गुलामी की मानसिकता को लिए हुए थे। 1562 पार्लियामेंट के द्वारा
और ये जो कानून है इसमें संशोधन किया हमने, नए बनाए, भारत की आवश्यकता के अनुरूप बनाए हैं। अब ये आप देखिए, कोई आतंकवादी यहां अपराध करके कहीं चला जाए दूसरे देश में, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सब इसमें ठीक कर दिया हमने सिस्टम को। हाँ, नहीं कर दिया है। और जो जीरो एफआईआर वाला विषय है आपका, ये हमारे कमेटी में भी बहुत डिस्कस हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा विषय था जीआरपी और आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। वो क्या होता है कि एक महिला का केस हमारे पास आया हुआ था कि एक महिला एक एसी में यात्रा करती है और उसका पर्स चोरी हो जाता है। उस पर्स में काफी सामान होता है और वो कहती है कि जब वो जागी तब उसको पता चला मेरा पर्स चोरी हो गया। तो वो जीआरपी वाले पूछे कौन से स्टेशन पे हुआ, तो वो कह रही मैं नींद में थी। नहीं, आपको स्टेशन तो बताना पड़ेगा, नहीं तो आप एफआईआर। ये गड़बड़ थी माथुर साहब, इसलिए जीरो एफआईआर लिखा है। समझ में आ रहा है क्या आपके? तो ताली बजा दीजिए भी जोरदार। सिंपल भाषा में सिंपल बात करते हैं, सिंपल भाषा में सिंपल बात करते हैं। आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी थी और मैं आयोजकों को पुनः बधाई देता हूं। धाराओं में नहीं जा करके, क्योंकि ये डिस्कशन हो गया, मैं दोबारा कभी आप मुझे बुला लेना, लेकिन जो भारतीय भाव की धारा है वो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें डाली है, तीनों में। यही महत्वपूर्ण, यही समय है, सही समय है और भारत का अनमोल समय है। और भारत को चूंकि 21वीं सदी जब एशिया की होगी और भारत को उसका नेतृत्व करना होगा, तो नेतृत्व करने के लिए, तैयार करने के लिए भारत जैसे ही कानून, भारतीय भाव जैसे ही कानून भारत में चाहिए, इसलिए लेके आए। और इसमें कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो तो दूर करेंगे भाई। ऐसा थोड़ी, हम समाज लगातार कर रहे हैं ना, आपसे भी कर रहे हैं, गुवाहाटी करके आए हमने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ साहब के साथ भी समाज किया। आप तो थे चेतन जी उस समय, वहां भी किया हमने, साउथ में भी समाज करके आए हैं। सुझाव आ रहे हैं, एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आया है कि 498 को आपने एज इट इज ले लिया। ध्यान आ रहा है ना आपको? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को भी हम ध्यान रख रहे हैं कि भाई कोर्ट भी कुछ कह रहे हैं क्या इसके बारे में। अब इसमें महिलाओं का ये कहना है कि ये प्रोग्रेसिव लॉ है। 49 पुराने आईपीसी का 498 ही है ना, ए। महिलाओं का ये कहना है प्रोग्रेसिव लॉ है, कुछ पुरुषों का ये कहना है मिसयूज होता है। तो इसमें सेंसिटिव इशू है, तो सोच करके इस पर निर्णय करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के ध्यान में है। ऐसे गुवाहाटी में बहुत अच्छे सुझाव, जो सिक्किम के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, हमने सारे नोट किए हैं, काफी अच्छे 7-8 बहुत ही वैलिड सुझाव दिए हैं। ऋषिकेश जी थे उसमें, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज, उस मीटिंग में। इसलिए लगातार हम वर्कशॉप, अवेयरनेस, सिंपोजियम, इसलिए मैंने इनको कहा था नीरज जी को कि आप ये कार्यक्रम करें, तो इन्होंने कहा हमारा एक संगठन है लॉयर्स वॉइस, हम उसके तहत करना चाहते हैं। लेकिन मुझे आज यहाँ आकर के अच्छा लगा, फंक्शन भी शानदार, प्रेजेंस भी शानदार और डिस्कशन भी शानदार, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। सब हमारे स्टाफ ने नोट किए हैं, मैंने भी नोट किए। आने वाले समय में हो सकता है मैं टेलीफोन करके माथुर साहब आपसे बात करूं। आज के प्रोग्राम के लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।